Audio Jungle। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। रीट 2025 लेवल 1 और 2 के लिए सीडीपी एमसीक्यूज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं साथियों। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और ये सीरीज चल रही है 8 नंबर वाली। सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। इस सीरीज में हमने सीडीपी एमसीक्यूज क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। आज की सीरीज को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों देखो, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किसने किया? वॉटसन द्वारा, एबिंगहास द्वारा, एंजल द्वारा, ह्यूम द्वारा। तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना है, और वो नाम क्या है? वॉटसन का। वॉटसन, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा साथियों। जेबी वॉटसन का नाम याद रखें। इसके बारे में देखो, यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी, व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना कब हुई? 1913 में। व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। वॉटसन का मानना है कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, अतः इसकी विषय वस्तु केवल व्यवहार हो सकती है, चेतना नहीं, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक ढंग से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? सामाजिकरण का माध्यम सरकार है, मीडिया है, परिवार है, विद्यालय। तो कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प सी होगा, परिवार। तीसरा क्वेश्चन है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, या अधिगम की एकमात्र निर्धारित होती है, या फिर अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, या अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो अनुसंधान क्या सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा साथियों? विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होने वाला है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। इसके बाद में देखो, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, जेंडर क्या है? जेंडर, अब इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा, एक जैविक निर्धारक, या फिर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। जेंडर क्या है? इसका सही विकल्प क्या है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। विकल्प ए एक सामाजिक संरचना है ये जेंडर। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। इनमें से आपको बतानी है। यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता। तो यहाँ पर क्या होगा? विकल्प आपका यहाँ पर विकल्प डी सही होगा साथियों, सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका रहने वाली है? सुविधादाता के रूप में। एनसीएफ 2005 के अनुसार 5 अध्याय सम्मिलित किए गए, और वे 5 अध्याय कौन कौन से? तो यहाँ पर आप देखेंगे, परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्था व आकलन, विद्यालय और कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार। तो ये 5 अध्याय आप याद रखें। 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है? यहाँ पर देखो, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए
6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष या 6 से 18 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प बी होने वाला है। विकल्प बी 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। आरटी 2009 के अंतर्गत अध्याय 2 में धारा 3 से 5 शामिल है। धारा 3 के अनुसार यहाँ पर आप याद रखेंगे, प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के बालक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना उसका अधिकार होगा। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य क्या है? बालक किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसे प्राथमिक शिक्षा जारी रखने व पूरी करने से रोकता हो। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य यानी कोई भी बालक किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसे प्राथमिक शिक्षा जारी रखने व पूरी करने से रोकता है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि, आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो यहाँ पर आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि, तो विकल्प बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, तो आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है। यहाँ पर आपको इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि आकलन की आवश्यकता क्यों होती है। तो आकलन की आवश्यकता की बात करें तो साथियों यहाँ पर याद रखें, आकलन रुचि को जानने, आवश्यकता को जानने, योग्यतानुरूप पाठ्यक्रम चयन और वर्गीकरण करने में आवश्यक है। छात्रों की योग्यता, कौशल, अधिगम क्षमता पहचानने, शिक्षण विधियों का चयन करने, कक्षा व्यवस्था में व शिक्षण सामग्री के विकास में, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में आकलन की आवश्यकता होती है साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ पर आकलन का महत्व, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में, शिक्षक छात्र व स्व मूल्यांकन में, छात्र प्रगति को जानने में और पृष्ठ पोषण प्रदान करने में। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें क्या हो? बहुविकल्पी प्रश्नावली, स्तरीकृत कार्यपत्रक या प्रत्यास्मरण, रटना समझना, ड्रिल और अभ्यास हो, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होगा, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? शिक्षण और आकलन के समान मानक तरीके हो, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उसको नामित करे या बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे। तो शिक्षक के रूप में आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर साथियों अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं को निपटने के लिए, यानी अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए आप शिक्षक के रूप में क्या कर सकते हैं? तो बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होने वाला साथियों। 10वां क्वेश्चन क्या है? एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है या फिर बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होने वाला है? विकल्प यहाँ पर आपका क्या सही होगा? एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? शिशुअवस्था में है या बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था?
तनाव और क्रोध आपको देखने को मिलता है, किस अवस्था में? वह कौन सी अवस्था है जो तनाव और क्रोध की अवस्था है? यहाँ पर आपका विकल्प क्या सही होगा? विकल्प सी सही होगा दोस्तों। यहाँ पर तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है। और याद रहे, किशोरावस्था तूफान व तनाव संस्कृति से प्रभावित होती है। किलपेट्रिक ने क्या बताया किशोरावस्था के बारे में? किलपेट्रिक ने बताया कि जीवन का सबसे कठिन काल भी यही होता है। किलपेट्रिक के अनुसार आपको ये याद रखना है। बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशालीता किसके कारण हो सकती है? आनुवंशिकता, वातावरण के बीच अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो बच्चों में प्रतिभाशालीता किसके कारण हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प ए, आनुवंशिकता, वातावरण बीच एक अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों, पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त करने के अवसर देते हैं, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, क्या होगा यहाँ पर सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम? तो विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा। विकल्प सी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिस्लेक्सिया, सृजनात्मक है या प्रत्यास्थी है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। यहाँ पर विकल्प आपका अलग अलग सोच, विकल्प सी होगा यहाँ पर सृजनात्मक। ऐसे बालक कैसे होते हैं? सृजनात्मक होते हैं, अलग अलग सोच वाले। सृजनात्मक बालकों की यह पहचान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर, लघु स्थिति पर। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की कौन सी स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? इनमें से आपको यहाँ पर बताना है। तो दंडात्मक साधनों का प्रयोग, एक रूप व मानकीकृत परीक्षण द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा या सूचनाओं का संचरण। तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? कौन सी रणनीति बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? विकल्प सी सही होगा यहाँ पर अन्वेषण और परिचर्चा। 17 नंबर का क्वेश्चन, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक यहाँ पर आपको ध्यान देना है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु, कोई नहीं। तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक यहाँ पर विकल्प आपका बी सही होगा साथियों, विलियम जेम्स। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? पृथक्करण, मुख्यधारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा की या फिर समावेशी शिक्षा की? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प
डी सही होगा यहाँ पर। समावेशी शिक्षा की बात करता है ये। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में या फिर समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होने वाला है? विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। विकल्प सी। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, यहाँ पर अगर आप शिक्षक है तो क्या करेंगे? जब बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए या पूछने से रोकना चाहिए। बच्चे प्रश्न पूछ रहे तो आप उन्हें रोकेंगे, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए या पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। अगर आप शिक्षक है तो फिर बच्चे जब क्वेश्चन पूछना चाहेंगे या पूछेंगे तो उन्हें क्या करना चाहिए? पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए या फिर रोकना चाहिए या हतोत्साहित करना चाहिए या बिल्कुल ही उनको प्रश्न पूछने की अनुमति मत दो। तो विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों। उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है किससे है? परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता या फिर रुचि। तो परिपक्वता की बात हो रही है यहाँ पर। विकल्प आपका क्या सही होगा? परिपक्वता। विकल्प ए। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है दोस्तों। विकल्प ए होगा यहाँ पर। और इसके बारे में देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी। परिपक्वता पर अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है? परिपक्वता पर अध्ययन किसने किया था? गेसले ने। और इसके अलावा थॉमसन, हिलगार्ड, गुडेनफ, मैकग्रा आदि ने इस पर अध्ययन किया। परिपक्वता का शाब्दिक अर्थ, परिपक्वता का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्षमता का विकास, शिशुओं में शारीरिक विकास और वृद्धि की प्रक्रिया, अर्थात कार्य करने की जन्मजात व स्वाभाविक प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। क्वेश्चन है 22 नंबर का, के अनुसार बच्चों के लिए चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसके अनुसार बच्चों के लिए चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार, लॉरेंस कोलबर्ग या फिर जेन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। आपका यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प डी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के लिए चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। क्वेश्चन है अगला, विकास में वृद्धि से तात्पर्य, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकास में वृद्धि से तात्पर्य बताना है आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन देखो 24 नंबर का, लिंग है। लिंग क्या है? जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना। तो लिंग क्या है? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? तो यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प डी, सामाजिक संरचना की बात हो रही है यहाँ पर। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना,
निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, या कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा। विकल्प बी में क्या है? यानी बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित और स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट, उपरोक्त सभी। तो थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रस्तुत किया, प्रदान किया? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा निश्चित और स्पष्ट है। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित और स्पष्ट। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। और देखो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, एडवर्ड थॉर्नडाइक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। अमेरिका की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के ये शिक्षक है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है ये। प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक, और सीखने संबंधी शोधों में बिल्लियों पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया इन्होंने? बिल्लियों पर प्रयोग किया, कुत्तों पर, मुर्गियों पर कार्य किया। इसने एसआर थ्योरी का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों ये जानकारी आप यहाँ पर याद रखेंगे, एडवर्ड थॉर्नडाइक से संबंधित हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है? अधिगम और अभिवृद्धि, अधिगम या वृद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है वो अधिगम और वृद्धि। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो। बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था कहाँ तक होती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो बाल्यावस्था, तो साथियों यहाँ पर याद रखना बाल्यावस्था, विकल्प भी आपका यहाँ पर सही होगा। 12 वर्ष तक होती है ये बाल्यावस्था। सामान्य वर्गीकरण के अनुसार आपको याद रखना है गर्भावस्था होती है गर्भधारण से जन्म तक। शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था होती है 7 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष होती है, जबकि प्रौढ़ावस्था होती है 19 वर्ष के बाद। इस अवस्था के बारे में कॉल और ब्रूस ने क्या कहा? यह जीवन का अनोखा काल है। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था है। और जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा? जीवन का निर्माणकारी काल भी इसी अवस्था को कहा गया, लेकिन किसने कहा? सिगमंड फ्राइड ने कहा दोस्तों। छद्म और मिथ्या परिपक्वता का काल रोस के अनुसार बाल्यावस्था को कहा गया। वैचारिक अवस्था का काल भी इसी को कहते हैं। शिक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण काल माना जाता है, और नेता बनने की इच्छा भी इसी बाल्यावस्था में होती है, और यह खेल की आयु भी मानी जाती है, गेम एज। प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी यही मानी जाती है। और 29 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य हैं? सही कथन का चयन करना है। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है, सही है? विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। सामाजिक में विद्यालय की थोड़ी बहुत भूमिका होती है, या विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में जो सत्य कथन है वो क्या है? विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखो। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वरूप को बदल देता है।
भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है या बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भी भाषा सीखते हैं। तो साथियों, यहाँ पर लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बी, विकल्प बी। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वरूप को बदल देता है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो बच्चों की सोच और सीखने में मध्यस्थता करती है। सामाजिक संपर्क और संचार के माध्यम से बच्चे भाषा को आत्मसात करते हैं और इसका उपयोग अपनी सोच और समस्या समाधान के लिए करते हैं। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। ये आपको यहाँ पर देखना है साथियों। तो दोस्तों, ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन देखे यहाँ पर विस्तृत रूप में। अगर सीरीज आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलेंगे अगली सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।